देखो, कल हमने साइज ऑफ देख लिया था, ठीक है। अब हम जो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि वो किसी भी वेरिएबल में या तो +1 वैल्यू कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल। और इनको हमेशा किसके साथ यूज में लिया जाता है, वेरिएबल के साथ ही यूज में लिया जाता है। किसी भी कांस्टेंट को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ काम में नहीं ले सकते। कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। ये दो तरीके के होते हैं। पहला प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कितने होते हैं हमारे पास, दो तरीके के होते हैं। एक तो प्री होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है। अगर हम प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस या जो माइनस माइनस ऑपरेटर है, ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख भी लेना, प्लस प्लस और माइनस माइनस भी लिख देना। ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर यही होते हैं। तो क्या होता है कि इनको कब लिखा जाता है, आपका जो भी ऑपरेंड होता है उस ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है। यानी कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले लिखा जाएगा। और जो ऑपरेंड है इसमें एनी हाउ क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। तो ऑपरेंड की जगह वेरिएबल लिख दोगे तो भी आपके लिए सही रहेगा। ऑपरेंड क्या रहेगा, हमेशा इसमें वेरिएबल टाइप ही रहेगा। जैसे कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट को आप बदल नहीं सकते ना, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास 5 है, अब मैंने प्लस प्लस लिखा, इसका मतलब मैं 5 को क्या बनाना चाह रहा हूँ, 6 बनाना चाह रहा हूँ। तो 5 तो 5 ही रहेगा, 6 नहीं बन सकता। हाँ, अगर ये 5 किसी ए में डलवा दिया जाए और मैं फिर प्लस प्लस करूंगा तो ए के अंदर जो 5 पड़ा वो 6 हो जाएगा। क्योंकि चेंज होने की जो नेचर है वो वेरिएबल का है या कांस्टेंट का है, वेरिएबल का। वेरिएबल चेंज हो सकता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। ये तो होल्डर होता है, ये होल्ड रखता है अपने पास। इसने 5 रखा है, प्लस प्लस करके 6 रख लेगा, 5 को निकाल के बाहर फेंकेगा। ठीक है, 5 को 6 थोड़ा ना बना रहा है, 5 की जगह 6 ला रहा है, 5 को निकाल के उसकी जगह 6 डाल रहा है। ये वाला ये नहीं करेगा। ठीक है। तो इस वाले का सिंटेक्स क्या है कि ऑपरेंड जो होता है वो कहाँ लिखा होता है, पहले लिखा होता है। पहले का मतलब प्री। ठीक है। अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का जो सिंटेक्स है वो क्या कहता है, यहां पर क्या लिखा होता है, जो ऑपरेंड है वो पहले लिखा जाता है और ऑपरेटर को कहाँ लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है।
ठीक है, देखो आप कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल्स देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लस प्लस कहाँ लिखा जाएगा, ऑपरेंड से पहले। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इंट ए इज इक्वल्स टू 5 इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लिया 6 बी के नाम से, और मैंने यहाँ पर लिखा b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। क्या लिखा, हम a को प्लस प्लस करके किस में डलवाना चाह रहे हैं, b को प्लस प्लस करवाना चाह रहे हैं। तो देखो अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, पहले वैल्यू को इंक्रीज करो और फिर असाइन करो। यानी कि a जो है वो पहले क्या बनेगा, 5 से 6 बनेगा, और वो 6 किसको दे देगा, b को दे देगा। तो जब मैं प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करवाऊंगा किसको, a को और b को, तो जो मेरे पास आउटपुट आने वाला है वो कितना आएगा, 6 और 6 आएगा। कितना आएगा, यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। या फिर मैं आपसे पूछता हूं कि इसी स्टेटमेंट में जो a है, इसी स्टेटमेंट में है ना, नीचे प्रिंटफ की बात नहीं कर रहा है, इस सेम स्टेटमेंट के बाद, इस सेम स्टेटमेंट में a की वैल्यू क्या रहेगी और जो b है b की वैल्यू क्या रहेगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और जो b की वैल्यू वो भी कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि पहले तुम प्लस प्लस ऑपरेटर को चलाओ, इंक्रीज करो, और फिर तुमको जहां साइन करना है वहां साइन कर दो। ठीक है, यानी कि इंक्रीज ऑपरेशन पहले हो रहा है, असाइनमेंट बाद में हो रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर प्री डिक्रीमेंट की बात करूं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज देन असाइन, पहले डिक्रीज करो फिर असाइन करो। जैसे सेम वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट ए में मैंने 5 रखा, एक वेरिएबल ले लिया बी, मैंने लिखा यहाँ पर b इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ए। अगर इसी स्टेटमेंट में पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी तो कितनी हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, तो a की हो जाएगी कितनी 4, और b की भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब पोस्ट जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, वो सुनना ध्यान से। ये हो गया, लिख लेना थोड़ी देर में, या लिख लो अभी, फिर पोस्ट पे चलेंगे अपन।
ठीक है। चलो अब देखो, अब कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज। पहले असाइन करो फिर क्या करो, इंक्रीज करो। सेम एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैंने यहां पर ले लिया बी, लिखा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। तो बी की जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, पहले असाइन होगी, पहले बी को क्या जाएगी 5 जाएगी, और फिर ए प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन जो बी है वो क्या रह जाएगा हमारा 5 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले असाइन होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, सेम एज इट इज। अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें, उस केस में भी क्या होगा, फर्स्ट असाइन देन डिक्रीज। ठीक है, उसका डिक्रीज करो। जैसे मैंने यहाँ लिखा इंट ए में मैंने 5 दिया, बी लिया, यहाँ पर लिखा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस माइनस। तो उस केस में क्या होगा, पहले बी को क्या दे दिया जाएगा 5, तो यहाँ जो बी है बी की वैल्यू तो क्या रहेगी 5, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, माइनस माइनस हो रहा है ना, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हम इसको मैक्सिमम केसेस में लूप में काम में लेते हैं, आगे जब लूप पढ़ेंगे तो वहाँ तुम पोस्ट लो या प्री लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कहाँ कहाँ पर इसको यूज लेना है, कहाँ कहाँ नहीं लेना है, इसको लिख लो फटाफट से, फिर मैं तुमको बता देता हूँ कि किस किस के साथ यूज नहीं ले सकते। ये लिखने के बाद बुक में लिखे हुए नोट्स पढ़ लेना, तो तुमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो कुछ दिन का तुम आओगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या लिखा है यहाँ, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी वहाँ लिखी हुई है ना, वो उन नोट से मैच कर जाएंगी सारी चीज़ें। घर जाने का तो उनको भी उठा लिया करो। या ऐसा था कि जब तक नहीं मिले जब तक था कि बुक नहीं है, बुक नहीं है, और बुक होने का आदि होता है, हम इंसानों की है ये फितरत। जब तक हमें कोई चीज़ मिलती नहीं हम उसके लिए भागते डोलते हैं, मरते डोलते हैं, मिलने का तो उसकी अपन परवाह नहीं करते, पटक देते हैं साइड में ले जाके। ठीक है, चलो अब इसको किसके साथ यूज नहीं लिया जा सकता, कॉन्स्टेंट्स के साथ। कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए, मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस 5, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। कौन सा आएगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का। कौन सा आएगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कब आता था एल वैल्यू रिक्वायर्ड, जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे, तब एल वैल्यू रिक्वायर्ड का एरर आता था। सेम एज इट इज वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कांस्टेंट में कांस्टेंट +1 कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसलिए कौन सा एरर आएगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का एरर आएगा। दूसरा, एक्सप्रेशन के साथ भी आप यूज में नहीं ले सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा और एक और लिख दिया मैंने ए इक्वल्स टू 5, फिर मैंने लिख दिया कॉमा बी, मैंने लिखा बी इज इक्वल्स टू प्लस 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 ए। ठीक है,
ये भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट वाला प्लस प्लस है, ये पहले चल जाएगा और ये इसकी वैल्यू क्या कर देगा, 6 कर देगा। और ये प्लस प्लस ऑपरेटर ये किसके साथ लगेगा, 6 के साथ, ना कि ए के साथ। 6 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन है, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट किस में आता है, कांस्टेंट में तो आता है। तो रिजल्ट किस में आएगा, कांस्टेंट में आएगा 6। और कांस्टेंट के साथ हम यूज में ले ही नहीं सकते, अभी अभी हमने पढ़ा था। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, और क्या नहीं कर सकते आप, मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5, फिर मैंने लिख दिया बी। मैं यहाँ नहीं लिख सकता बी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस, दोनों एक साथ नहीं ले सकता। ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, वही एल वैल्यू रिक्वायर्ड, इनमें से कोई एक जो पहले चलेगा वो उसको क्या बना देगा, कांस्टेंट बना देगा। ठीक है। एक और एग्जांपल, इंट ए इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 5 और सी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस बी। इसमें भी क्या आएगा तुम्हारे पास, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है। इसमें भी तुम्हारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसमें भी तुम्हारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। उसमें भी कंपाइल टाइम एरर आएगा। उसमें भी क्या होगा, ऐड करके 7 निकलेगा, 7 को प्लस प्लस कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। तो ये सब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो भाई। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, +1 या -1 करता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। तो इसके लिए थ्योरी लिखने के लिए कहा जाए तो क्या क्या लिखोगे, दो तरीके के होते हैं, एक पोस्ट और एक प्री। फर्दर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पोस्ट भी क्या क्या हो जाता है, एक तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट क्या हो जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। और प्री भी क्या हो जाएगा, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल साथ साथ लिख दोगे। ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब +1, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब -1। वेरिएबल्स के साथ यूज में ले सकते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है इसी में हमारे पास वो आता है टाइप कास्ट ऑपरेटर। कौन सा है हमारे पास, टाइप कास्ट ऑपरेटर। ठीक है। देखो, जब असाइनमेंट ऑपरेटर के इधर डिफरेंट डेटा टाइप हो और इधर डिफरेंट डेटा टाइप हो, यानी दोनों दोनों तरफ डिफरेंट डेटा टाइप हो, उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, टाइप कास्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टाइप कास्ट। जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर इंटीजर टाइप का ए, जिसके अंदर मैं क्या डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, डबल टाइप की वैल्यू। तो इसका डेटा टाइप तो क्या है, डबल, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। दोनों डिफरेंट है। ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर टाइप कास्ट का यूज कहीं कहीं कम, कहीं कहीं किया जाता है, जबकि लेकिन जावा में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जावा इस मामले में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
जावा कहते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप है नॉट अलाउड। लेकिन ये क्या करेगा, अपनी मर्जी से ही इस 7 को उठा करके इसको दे देगा, इस ए को दे देगा, और ए की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपकी 7 निकल कर आ जाएगी। लेकिन क्या तुमको दिख नहीं रहा कि 0.36 का क्या हो गया, हमको यहाँ पर लॉस हो गया। 0.36 का लॉस हुआ है ना, वैल्यू तो लॉस करके गई है। और कौन सा पार्ट लॉस किया है, प्रिसीजन पार्ट। कौन सा होता है प्रिसीजन पार्ट, पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन पार्ट बोलते हैं। तो प्रिसीजन लॉस हो गया यहाँ पर, है ना। तो लॉस हुआ तो सी लैंग्वेज से उसको टॉलरेट कर देती है, लेकिन जावा टॉलरेट नहीं करती। जावा कहती है कि नहीं, आप लॉस ऑफ प्रिसीजन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जावा में तुमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तुमको यहाँ पर करना पड़ता ए इज इक्वल्स टू, तुमको ब्रैकेट में या इंट लिखना पड़ता, और फिर तुम्हें लिखना पड़ता 7.36। इसका मतलब अब तुम खुद तैयार हो 0.36 का नुकसान झेलने के लिए। तुम कहते हो इसको इसको ए को क्या भेज दो, 7 भेज दो। तो ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास, टाइपकास्ट ऑपरेटर। टाइपकास्ट ऑपरेटर को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप हमको लिखना होता है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर टाइपकास्ट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये हमको देखना है, ठीक है। यानी ये जो टाइप कास्टिंग हुई है और वो टाइप कास्टिंग हुई है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हमको अलग से एफर्ट लगाना पड़ा। क्या इसमें अलग से एफर्ट लगाना पड़ा, नहीं, अपने आप ही 7 दे दिया। और वहां हमने कहा कि हमने इंट लिखा तब जाकर 7 दिया जावा में, ठीक है। तो वो टाइप कास्टिंग जो बिना किसी एफर्ट के हो जाए अपने आप, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अपने आप ही हो रही है, हम थोड़ा कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं। जैसे और कौन सा एग्जांपल है इसमें, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसको तो अपन ने लिख लिया। ये हमारे पास हो गया एग्जांपल 1। एक एग्जांपल 2 और ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसमें हम देने की कोशिश कर रहे हैं ए, यानी इंटीजर में क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, कैरेक्टर। इस ए में क्या जाएगा 65, क्योंकि कैपिटल ए के लिए जो आस्की टेबल है उसमें क्या हुआ करता था हमारे पास 65 ही होता था, याद होगा, है ना। तो ये भी हम कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ही हो रही है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3। मैंने यहाँ पर लिखा कैर CH 65, CH में क्या जा रहा है ए, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ही हो रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, जहाँ ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे और देख लो, एग्जांपल 4 देख लो। हमारे पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इस एफ में हम क्या डलवा रहे हैं 7। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। आउटपुट क्या आएगा 7.0000000। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, अपने आप ही 7 चला गया, कहीं एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो, तो ये सारे के सारे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का आप देखते हैं हम कोई भी एग्जांपल, जहां पर हमको क्या करना पड़ रहा है, टाइपकास्ट ऑपरेटर को काम में लेना पड़ेगा। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में किसी भी तरह के टाइपकास्ट ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है, इम्प्लिसिटली मैनेज हो जाती है चीजें, जैसे इम्प्लिसिटली मैनेज हो रही है सारी चीजें। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हमको एक्सप्लिसिटली एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्लोट f इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2.0। ध्यान रखना, इधर के दोनों ऑपरेंड्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो इंटीजर क्या पॉइंट में लाता है, नहीं। जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो ये तो रिमाइंडर बच गया और ये क्वोशंट आ गया। अब ये क्वोशंट किसको दे दिया जाएगा, f को। तो f के पास क्या आएगा 2.0000000, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्प्लिसिट की बात। लेकिन फ्लोट कहता है कि हम इम्प्लिसिट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहता है कि 2.5 आना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या आना चाहिए 2.5। तो उस केस में हमको इस एक्सप्रेशन को कैसा लिखना पड़ेगा, f को 2.5 देने के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्लोट f इज इक्वल्स टू फ्लोट ब्रैकेट में, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड बाई 2। अब हमने क्या किया, इस 5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में।
तो जब एक फ्लोट और एक इंटीजर हो तो रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आता है? फ्लोट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो अब जो ये आउटपुट निकाल कर देगा, क्या निकाल कर देगा? 2.5, जो किसको मिल जाएगा? एफ को। तो आउटपुट कितना आएगा इसका? 2.5 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? एक्सप्लिसिटली हमने लगाया। क्यों? हमारी मजबूरी थी, क्योंकि एफ को हमको क्या देना था? पॉइंट में वैल्यू देनी थी, पूरी देनी थी। वहां पर भी 0.5 का लॉस हो रहा था ना उसको, तो उस लॉस को बचाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर फ्लोट लगा दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो इसको। टाइपकास्ट के लिए क्या लिखोगे? देखो, when we try to assign a value of a particular data type, a value of particular data type into a variable of another data type, then we need typecasting। तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? टाइपकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, we have two types of typecasting। We have two types of typecasting। फर्स्ट जो है वो कौन सी होगी? फर्स्ट इज इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। फर्स्ट होगा इम्प्लिसिट और सेकंड होगा हमारे पास एक्सप्लिसिट। फर्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट और सेकंड कौन सा है? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट के लिए लिख लो while assigning a particular data type's value, while assigning a particular data type's value into a different data type's variable, without any effort, is known as implicit typecasting।